हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी विशाल जैन। आज हम समझेंगे मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी और सम डॉक्ट्राइन्स लाइक डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो पहले हम देखेंगे कि मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। अब हमने पहले कंपनी के फीचर्स में देखा है कि कंपनी क्या होती है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसको इनकॉर्पोरेशन किया जाता है बाय लीगल प्रोसीजर, मतलब उसे लीगल प्रोसीजर से उसे किसी भी कंपनी को बनाया जाता है। इसका नेचुरल बर्थ नहीं होता, ये एक आर्टिफिशियल होती है। ये किसी के दिमाग, किसी के माइंड की क्रिएशन होती है। किसी के माइंड के अंदर अगर ऑब्जेक्टिव आता है कि एक कंपनी क्रिएट करनी है, तब वो एक प्रोसीजर फॉलो करता है, वो कुछ लोगों को इकट्ठा करेगा। ये सब करने के बाद में एक कंपनी क्रिएट होती है। तो हमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि प्रोमोटर कौन आता है। तो मीन्स हु इज प्रोमोटर। तो मीट मिस्टर राहुल। हेलो देयर, आई एम मिस्टर प्रोमोटर। ये एक प्रोमोटर है, द पर्सन बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसका अस्तित्व कोई लाता है। वो उसके पीछे कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम प्रोमोटर्स बोलते हैं। वो एक पर्सन हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, या फर्म हो सकती है। तो ये इसके पीछे का दिमाग जिसका होता है उसे बोलते हैं प्रोमोटर। हम एक बार पहले प्रोमोटर के बारे में ब्रीफली पढ़ लेते हैं। द कंपनीज एक्ट डिफाइन द टर्म प्रोमोटर अंडर सेक्शन 269, विच मीन्स ए पर्सन who has been named as such in a prospectus or is identified by the company in annual return, or who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise, or in accordance with whose advice, direction or instruction the BOD of company is accused to act। मतलब प्रोमोटर की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 में दे रखी होती है कि प्रोमोटर कौन होता है। प्रोमोटर एक पर्सन होता है जिसका नाम पर्सन में प्रोस्पेक्टस में एज प्रोमोटर आइडेंटिफाइड किया है। जब कंपनी एक तरह से इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेती है, या जब वो जाएगी इनकॉर्पोरेशन के लिए आरओसी के पास, तो वो बताएगी कि ये हमारे प्रोमोटर्स है। और जो एनुअल रिटर्न होता है कंपनी का, उसके अंदर किसी भी पर्सन को एज ए प्रोमोटर दिखा रखा हो, और जिसका कंपनी के अफेयर्स पे कंट्रोल है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मीन्स उसने खुद के पास 50% शेयर्स हैं, और वो किसी दो कंपनी के अंदर उसका जो शेयर होल्डिंग है वो 50% से ज़्यादा है। और उन दोनों का मिला के किसी कंपनी के अंदर अगर शेयर होल्डिंग 50% से ज़्यादा होती है, तो एक तरह से उसका डायरेक्टली कोई भी कंट्रोल नहीं है, बट उसका एक कंपनी के थ्रू यहाँ पे भी कंट्रोल है। और डायरेक्टर, अगर वो डायरेक्टर है, वो कंपनी को एक तरह से अफेयर्स को कंट्रोल कर सकता है, तो वो भी एक तरह से प्रमोटर में आ सकता है। और जिसके डायरेक्शंस में, जिसकी एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन से जो बीओडी है कंपनी का, उसको काम करना होता है, जिसके अंडर में बीओडी रहता है। और सिंपल तरीके में हम बोल सकते हैं कि पर्सन who form the company are known as promoters. It is they who conceive the idea of forming the company. They take all necessary steps for its registration. It should, however, be noted that person acting only in professional capacity are not regarded as promoters. अब क्या है, हम समझते हैं कि पर्सन जो कंपनी को फॉर्म करते हैं वो प्रोमोटर कहलाते हैं। ये वो बंदे होते हैं जिनके दिमाग में आइडिया आता है कि कंपनी का फॉर्मेशन किया जाना चाहिए, या हमें किसी कंपनी की फॉर्मेशन की ज़रूरत है। ये जो भी रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर है, जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, या लीगल प्रोसीडिंग है, या कोई भी अपन को कंसेंट देना है, वो सब ये प्रोमोटर ही वो काम करते हैं। और अब ये जो लीगल काम होते हैं, अब प्रोमोटर है, उसको हर फील्ड की नॉलेज नहीं रहेगी। उसे कुछ पर्सन चाहिए जो एक तरह से उनका प्रोफेशनली वर्क है। जैसे सोलिसिटर होता है, सीए होता है प्रैक्टिस में, एडवोकेट होता है, सीएस होता है। वो क्या होता है, इनकी हेल्प करता है, क्योंकि उनको आइडिया होता है
कि कंपनी कैसे फॉर्म करनी होती है। वो प्रोफेशनली इसी काम में रहते हैं, वो कंपनी को क्रिएट करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं एंड फिर प्रमोटर को देख के साइड में हो जाते हैं। तो उसे हम प्रमोटर नहीं बोलेंगे, वो एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में आ रहा है, वो रेम्यूनरेशन लेगा, वो चला जाएगा। फिर हु कैन बी ए प्रमोटर। प्रमोटर कौन हो सकता है? तो मैंने आपको पहले बताया था, इंडिविजुअल हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, फर्म हो सकती है लाइक पार्टनरशिप फर्म वगैरह, ये भी एक तरह से प्रमोटर हो सकती है। और कोई कंपनी भी प्रमोटर हो सकती है किसी और कंपनी का, कि एक एग्जिस्टेंस कंपनी है कोई भी, वो किसी और कंपनी को फॉर्म करना चाहती है तो उस कंपनी के लिए प्रमोटर बन जाएगी। एंड द पर्सन्स हु असिस्ट द प्रमोटर इन कंप्लीटिंग वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज आर प्रोफेशनल पीपल लाइक काउंसल्स, सोलिसिटर, अकाउंटेंट्स एक्सेट्रा आर नॉट प्रमोटर। जो प्रमोटर को हेल्प करता है लीगल फॉर्मेलिटीज जो भी है उन्हें बनाने के लिए, उन्हें कंप्लीट करने के लिए, वो प्रमोटर नहीं कहलाते। वो एक प्रोफेशनल होते हैं, उनका प्रमोटर के रूप में कोई अधिकार नहीं होता। फिर सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। Section 3 of Companies Act 2013 deals with the basic requirement with respect to the constitution of company. That means what kind of company can you make. Company is primarily of three types, that are public, private and OPC. All other types such as company registered under Section 8, dormant company, nidhi company, holding subsidiary associate in one of the following public, private or OPC. At the time of formation, you have to decide which type of company you want to create. समझिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हम किसी होटल में जाते हैं, लाइक हम 4-5 फ्रेंड्स होते हैं, वो किसी होटल में जाते हैं, मेन्यू आता है, हम मेन्यू देखने के बाद में ऑर्डर देते हैं, हम पहले से प्री डिसाइडेड कुछ नहीं होता। बट कंपनीज के केस में क्या होता है, आपको अगर कोई कंपनी क्रिएट करनी है तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सी सब्जी खाएंगे, मतलब आप कौन सी कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड ओपीसी। ऐसा नहीं है कि आप आरओसी के अंदर जाए, आरओसी से मिले और वहाँ पे जाके वहाँ पे एक पर्सन बोले कि हमारे को पब्लिक बनानी है, कोई दूसरा बोले प्राइवेट, तीसरा बोले मैं तो ओपीसी में खुश हूँ, तो वो नहीं चलेगा। आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सी तरह की कंपनी बनानी है, पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी। अब आपको पहले ये तो डिसाइड करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी बनानी है। फिर आप अंदर देख सकते हैं कि आपको डोरमेट कंपनी चाहिए, निधि कंपनी चाहिए, सेक्शन 8 चाहिए, मतलब आपको जो काम करना है, जो वर्क करना है, वो किस हिसाब से करना है, वो हम बाद में डिसाइड करते हैं। तो इसमें भी यही दे रखा है कि सेक्शन 3 जो है कंपनीज एक्ट, वो बताता है कि आपको कौन सी प्रकार की कंपनी चूज करते हैं। तो उसमें 3 ही है मेन, डोमिनेंटली, पब्लिक, प्राइवेट एंड ओपीसी। फिर सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। अब इसके अंदर सेक्शन 7 के अंदर ये बताते हैं प्रोसीजर कि कौन सा क्या प्रोसीजर है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करने का। तो इसमें एज अ ब्रीफ देखें तो शॉर्ट में यही है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं, फिर कुछ जो फर्स्ट डायरेक्टर है कंपनी का वो कुछ कंसेंट देते हैं, जो सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम है वो अपनी कंसेंट देंगे कि वो नॉट एलिजिबल नहीं है, वो हर चीज़ के लिए एलिजिबल है, उन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं कर रखा इन पास्ट एक्सेट्रा। प्लस जो एडवोकेट, सीएस इन प्रैक्टिस है वो भी लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए हेल्प करेंगे। फिर जो आरओसी है वो उसको सिन देगा, उसको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देगा। फिर जो प्रोमोटर है, कंपनी फॉर्म होने के बाद प्रोमोटर जो है वो मेंटेन करके रखेगा जो भी डॉक्यूमेंट, मतलब मेमोरेंडम है, एओए, ये सब जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये संभाल के रखेगा। एक तरह से ब्रीफली यही है इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर। तो हम 1 to 1 स्टेप देखते हैं। फर्स्ट क्या है, फाइलिंग ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विद रजिस्टर। फॉर इनकॉर्पोरेशन द प्रोमोटर of company required to file with ROC following documents within whose jurisdiction the registered office of company is proposed to be situated। अब हमने इतनी बार देखा कि ROC मीन्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है, पर वो होता क्या है? तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इज बेसिकली एक पब्लिक अथॉरिटी होती है जिसके पास पावर्स होती है कि वो कंपनी को जो भी उसका एप्लीकेशन आता है उसको रिजेक्ट कर सकता है, उसे एक्सेप्ट कर सकता है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है तो वो बोल सकता है। प्लस वो कंपनीज के रजिस्टर मेंटेन करता है कि कौन कौन सी कंपनी
आज की तारीख में एज ए होल इंडिया में कौन कौन सी कंपनी रनिंग है, मतलब कौन कौन सी चल रही है और कौन सी बंद हो गई है, इस सब का रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी रखता है। फिर इसमें फाइलिंग ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, कि जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स जो है उन्हें कंपनी फाइल करेगी और रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन देगी। तो कौन कौन से? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्यूली साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। हमने ऊपर देखा था कि सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम किसे बोलते हैं? ये प्रमोटर ही होते हैं बेसिकली, तो इनका कुछ अलग से मतलब नहीं है। फिर a declaration by person who is engaged in the formation of the company, that is an advocate, CA, CMS, CS in practice, and by person named in the articles, director, member, secretary, that all requirement of this act and the rules made thereunder in matter of registration and matters incidental thereto have been compiled। ये मान के चलिए कि डायरेक्टर जो है, जो डायरेक्टर है, फर्स्ट डायरेक्टर से या मेंबर से या सेक्रेटरी है कंपनी का, वो क्या होता है आरओसी में एक डिक्लेरेशन देता है कि सारी रिक्वायरमेंट जो है और जो रूल्स है उन सब का मतलब एप्लीकेशन हो चुका है, हमने सब कुछ फॉलो किया है। एक तरह से ये मान लीजिए कि ये वो पर्सन है जो शादी करने जा रहे हैं, कोर्ट के अंदर मैरिज करने जा रहे हैं, एंड जो प्रैक्टिस के अंदर सीए, सीएमए या सीएस है या एडवोकेट है, वो एक डिक्लेरेशन देते हैं साथ में, वो इन्हें एक तरह से गवाही कि ये जो बोल रहे हैं हमने सब कुछ चेक करा है, इन्होंने जो भी रिक्वायरमेंट है ये फॉलो हो रही है। एक तरह से ये गवाह है जो कोर्ट मैरिज के अंदर दोनों साइड में, लाइक दूल्हे की साइड से और दुल्हन की साइड से जो गवाह होता है, एक तरह से वो है कि इन्होंने सब कुछ रेगुलेशन फॉलो करी है। फिर डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड फ्रॉम पर्सन्स नेम्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर इफ एनी इन द आर्टिकल स्टेटिंग दैट, मतलब एक डिक्लेरेशन चाहिए होती है। ये तो ऊपर डिक्लेरेशन आ गई, एक को डिक्लेरेशन चाहिए प्रमोटर जो होते हैं सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, एंड जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं, अगर जब कंपनी बनाते हैं उस समय अगर उन्होंने बता रखा है कि फर्स्ट डायरेक्टर कौन होंगे, तो वो ही इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विद द प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी, और ही हैज बीन नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड और misfeasance or of any breach of duty to any company under this act or any previous company law during the last 5 years, and all the document filed with registrar for registrations are correct and complete and true to their knowledge। मतलब जो प्रोमोटर या फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या देते हैं, डिक्लेरेशन क्या देते हैं कि वो कन्विक्टेड नहीं है किसी भी ऑफेंस, मतलब उन्हें किसी भी ऑफेंस के लिए सजा नहीं हुई है किसी भी कंपनी को क्रिएट, प्रमोट या मैनेज करने के लिए, और किसी भी कंपनी लॉ के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर किसी भी प्रकार के फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ड्यूटी या किसी भी गलत काम के लिए उन्हें सजा नहीं हुई है, और एंड जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को फाइल किए वो करेक्ट एंड कंप्लीट है उनकी नॉलेज में, कि हमारे हिसाब से सब कुछ कंप्लीट है, सब कुछ सच है, और इससे परफेक्ट हम डॉक्यूमेंट्स आपको दे नहीं सकते थे हमारे हिसाब से। तो ये सब एक डिक्लेरेशन होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं सब परफेक्ट है, इसमें कहीं गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने सब कुछ चेक किया है। ऊपर हमने डिक्लेरेशन लिया था जो एडवोकेट वगैरह है कि ये जो रूल्स वगैरह है ये फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हम इनसे अलग से ले रहे हैं कि यहाँ पे सारा काम हो चुका है। फिर कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का, वो तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा उसके बाद में बनेगा, बट अगर मैंने वहाँ पे दिया कि हमारे को कंपनी बनानी है तो वो कहाँ पे जाके कांटेक्ट करेंगे, तो एक एड्रेस दे दिया साथ में, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जब तक एक रजिस्टर्ड ऑफिस हमारा इस्टेब्लिश नहीं हो जाता। फिर डिटेल्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम अलोंग विद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, लाइक जो भी सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है, जैसे प्रमोटर्स है उनकी डिटेल्स, उनका नाम, एड्रेस, एवरीथिंग, नाम, एड्रेस, उनका जेंडर, एज, प्लस उनका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, एक्सेट्रा। फिर द पर्टिकुलर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पर्सन्स मेंशन इन द आर्टिकल एंड द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ कंपनी इन अदर फर्म्स और बॉडी कॉर्पोरेट एंड विथ their written consent to act as the first director of the company। ये क्या बात कर रहा है कि मैं इस कंपनी के अंदर फर्स्ट डायरेक्टर के लिए अपॉइंट हुआ हूँ, फर्स्ट डायरेक्टर इस कंपनी में बनूंगा। अब मेरा इंटरेस्ट, मतलब
मैं किसी और कंपनी के अंदर डायरेक्टर हूँ, मेरा किसी और कंपनी के अंदर कोई शेयर कैपिटल है जिसको वो इन्फ्लुएंस कर सकता है कंपनी के रिलेशन को, मेरा किसी और कंपनी में इंटरेस्ट है, या डायरेक्ट मैं प्रमोटर हूँ और मेरा किसी और कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है, वो सब, तो वो सब भी हमें बताना पड़ता है। प्लस उनका एक रिटर्न कंसेंट कि हम इस कंपनी के अंदर फर्स्ट डायरेक्टर बनने के लिए रेडी है, तो ये सब चाहिए होता है। और particulars provided in this section shall be of individual subscriber and not of the professional engaged in the incorporation of the company। जो भी इंडिविजुअल सब्सक्राइबर होते हैं, जो मतलब मेंबर्स होते हैं या जो प्रोमोटर होते हैं, उनके हमारे को इसके अंदर डिटेल चाहिए होते हैं। जो प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर उनकी डिटेल नहीं चाहिए कि जो सीए है जो इसे मतलब डिक्लेरेशन दे रहा है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो गए, तो हमें इसकी डिटेल चाहिए, उसका नाम, एड्रेस, जेंडर या उसका वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए। हम उससे जान के क्या करेंगे, हमारा उससे कोई मतलब ही नहीं है। फिर अब ये सारी डिटेल्स प्रमोटर ने आरओसी को दे दी, इतनी सारी डिटेल्स देनी पड़ती है। फिर आरओसी अगर सफिशेंटली इसे समझ जाता है, ये खुश हो जाता है कि सफिशिएंट है सब कुछ, तो issue of certificate of incorporation on registration। The registrar on the basis of document and information filed shall registered all the documents and information in the register and shall issue a certificate of incorporation in the prescribed form to the effect that proposed company is incorporated under this act। रजिस्ट्रार अगर सब कुछ देखने के बाद में यह समझ जाता है कि कंपनी किसी गलत चीज़ के लिए गलत तरीके से या कोई डॉक्यूमेंट है जो कि अनप्रॉपर है या फुलफिल नहीं है, तो वो अगर ये समझता है कि सब कुछ सही है तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए हाँ भर देगा और एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी को दे देगा। फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद में उन्हें एक सिन मिलता है, कंपनी आइडेंटिटी नंबर। हर कंपनी का अलग सिन होता है और on and from the date mentioned in the certificate of incorporation, the registrar shall allot to the company SIN, which shall become distinct identity for the company and which shall also be included in the certificate। सर्टिफिकेट जो इनकॉर्पोरेशन है उसके साथ में ही उसके अंदर ही एक सिन का नंबर लिखा होता है, कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे डायरेक्टर का नंबर अलग होता है, डिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर या डायरेक्टर आइडेंटिटी नंबर, वैसा ही सिन होता है। फिर मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन। जो डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन आरओसी को प्रोवाइड की थी हमने, एमओए, एओए, डिक्लेरेशंस ऑफ प्रोमोटर, डिक्लेरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, डिक्लेरेशन ऑफ सीए वगैरह की जो डिक्लेरेशन थी, प्लस जो रजिस्ट्रार ने जो सर्टिफिकेट दिया, जो सीन नंबर प्रोवाइड किया, उन सबका मेंटेनेंस प्रोमोटर को करना है। फिर furnishing of false or incorrect information or suppression of material fact at the time of incorporation। ये क्या बात करें कि हम कंपनी को बनाने के लिए हमने डॉक्यूमेंट दिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, अब ये इंफॉर्मेशन गलत थी, इनकरेक्ट थी, या हमने किसी मटेरियल फैक्ट को छुपाया एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन और हम पकड़ में आ गए, हमने गलती कर दी और हम उसी समय पकड़ में आ गए, तो ही शैल बी लाइबल फॉर एक्शन ऑफ फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। मतलब जो प्रोमोटर है, जो डायरेक्टर है, फर्स्ट डायरेक्टर, उन सब के फ्रॉड के केस के अंदर वो लाइबल हो जाएंगे। अब कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मीन्स आपने जब गलती करी तब आप पकड़ में नहीं आए, आपका इनकॉर्पोरेशन हो गया, आपकी शादी हो गई, मतलब आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट हो गई, आपको सर्टिफिकेट मिल गया इनकॉर्पोरेशन का, आपको सिन मिल गया। बट जब लड़की घर आई, मतलब आफ्टर सम टाइम, जब आरओसी को या किसी को पता चला कि जो प्रोमोटर है, जो फर्स्ट डायरेक्टर्स है, उन्होंने जो डिक्लेरेशन दी थी उसमें कुछ गलती है, तो उस समय वो फ्रॉड के सेक्शन में आ सकते हैं। ये था कुल मिला के मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो हमने आज राहुल के बारे में पढ़ लिया कि वो प्रोमोटर है, वो उन्होंने कैसे कंपनी क्रिएट करी। हम आगे देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। डॉक्ट्राइन मतलब क्या होता है? क्या ये डॉक्टर की वाइफ है डॉक्ट्राइन? नहीं।
डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है? डॉक्ट्राइन होता है कि एक रूल, जो रूल नहीं है बट उसे हम रूल मानते हैं, क्योंकि उसको रूल मानना एक तरह से किसी भी लीगली काम को इफेक्टिव करता है। यह एक तरह से बहुत कंफ्यूजिंग हो गया होगा आपके लिए। सिंपल है कि एक लीगल प्रिंसिपल है विच इज वाइडली अदेयर टू, मतलब फॉलोड और रिक्वायर्ड बाय समथिंग, मतलब पालन करना। इट इज अ रूल और प्रिंसिपल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश्ड थ्रू रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ लीगल प्रोसीजर। जो रूल नहीं था बट प्रैक्टिकली सिचुएशन को देखते हुए रूल बन जाता है, बट ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। समझिए, एक डॉक्ट्राइन मतलब क्या होता है? ये रूल कहीं लिखा हुआ नहीं है लॉ के अंदर, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है रूल, ये रूल बना नहीं है, इसका कोई सेक्शन नंबर नहीं है या रूल नंबर नहीं है, लेकिन इसका पालन किया जाता है सिचुएशन को देखते हुए। सिचुएशन के हिसाब से ही रूल चेंज होता है। सिचुएशन के हिसाब से अगर रूल का पालन करते हैं ताकि लीगल चीज़ों में कोई फ़र्क ना पड़े, कोई इफेक्ट ना हो, तो उसे बोलते हैं हम डॉक्ट्राइन। चार्टर्ड की बेट चार्टराइन नहीं होती, चार्टर्ड की वाइफ चार्टराइन नहीं होती, वैसे ही है डॉक्टर की वाइफ डॉक्ट्राइन नहीं होती। डॉक्ट्राइन मतलब होता है लीगल प्रिंसिपल विच इज़ वाइडली अदर टू। और अल्ट्रा वायरस हम मतलब समझते ही वॉइड एब इनिशियो, मतलब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। Doctrine of ultravirus is applicable only to acts done in excess of the legal power of the doors. Any act done or a contract made by the company which travels beyond the powers not only of the directors but also of the company is wholly void and inappropriate in law and is therefore not binding on the company. On this account, a company can be restrained from employing its funds for purpose other than those sanctioned by the memorandum. डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस क्या होता है कि ये मतलब कि आप किसी भी चीज़ का काम कर रहे हो जो आपके लिए लीगल पावर में आता ही नहीं है, आपके लिमिट के बाहर अगर आप कोई भी काम करते हो तो वो अल्ट्रावायरस हो जाएगा। मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस एप्लीकेबल किस पे होता है हम समझते हैं, ओनली टू एक्ट्स डन इन एक्सेस ऑफ द लीगल पावर्स ऑफ द डूअर्स। मतलब हमने डायरेक्टर्स को ये पावर दे रखी है कि वो 100 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं, बट हमने डायरेक्टर को पावर दे रखी है शेयर होल्डर से मिलके स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके 100 करोड़ तक का लोन ले सकती है। अब डायरेक्टर्स ने ले लिया 120 करोड़ का, तो हमने डायरेक्टर को जो डूअर्स है उसको पावर दे रखी है 100 को, लेकिन उसने कर रखा है 120 का, तो ये हो गया अल्ट्रा वायरस। इसी को बोलते हैं कि अपने लिमिट की ज़्यादा औकात चद्दर से बाहर पैर निकालना, उसको बोलते हैं हम डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। जो भी एक्ट, जो भी काम होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है जो पावर के बियॉन्ड होता है, बट मतलब या तो डायरेक्टर जैसे 100 का 120 हो गया तो शेयर होल्डर्स मिलके उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है। बट अगर डायरेक्टर्स की पावर के ही बाहर है और कंपनी के पावर के भी बाहर है तो वो वॉइड और इनअप्रोप्रिएट हो जाता है और कंपनी के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं होता। मतलब कि हमने कंपनी के पास पावर था कि वो 100 करोड़ तक का लोन ले सकती है, या एक कंपनी है जैसा काम है सड़क बनाना, ये सड़क बनाती है और जो गवर्नमेंट से पैसे होते हैं वो ले लेती है। अब इसने गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, आगे इसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो बनाएगा तो इसको पेमेंट हो जाएगा। बट इसने क्या करा, जो कॉन्ट्रैक्ट है सब कॉन्ट्रैक्टर है कर दिया, उसे कुछ पैसे उधार दे दिए, फाइनेंस लोन दे दिया ताकि वो इक्विपमेंट खरीद ले, रॉ मटेरियल खरीद ले, लेबर ले ले, ताकि वो काम हो जाए। अब कंपनी का काम क्या था, रोड बनाना सिर्फ। अगर सामने वाला रोड बनाता तो उसको पैसे देते वो बिल्कुल लीगल था कि रोड बने उसके बदले में, बट यहाँ पे अपन फाइनेंस कर रहे हैं, फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव हमारा उसके अंदर था ही नहीं, तो वो इनअप्रोप्रिएट है। सिंस द मेमोरेंडम इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम जो होता है हम आरओसी को फाइल करते हैं, एमओए जो होता है वो आरओसी को फाइल करता है। हमने ऊपर पढ़ा ही था कि जो डॉक्यूमेंट्स हम देते हैं उसमें सबसे पहले आता है एमओए। इट इज ओपन टू पब्लिक inspection. Therefore, when one deals with the company,
one is deemed to know about the powers of the company. If in spite of this you enter into transaction which is ultra wise the company, you cannot enforce it against the company. मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि थर्ड पर्सन है जो कंपनी के साथ डीलिंग कर रहा है. थर्ड पर्सन आप कंपनी. एग्जाम्पल लेते हैं, आपका काम हमने समझ लिया रोड वाला है, मैं सब कॉन्ट्रैक्टर था, आपने मुझे फाइनेंस दे दिया. अब मैं काम कर रहा हूँ, 50% काम हो गया, आधी सड़क तैयार हो गई. अब किसी भी मेंबर को पता चला कि ये तो हमारे अल्ट्रा वायरस है, ये हम कर ही नहीं, फाइनेंस दे नहीं सकते. उन्होंने मेरे को बोला मुझे पेमेंट वापस दीजिए. मैंने हाथ खड़े कर दिए, कुछ नहीं है, बस मम बोले, तो उसने केस कर दिया. एट द टाइम कोर्ट में जाएंगे तो वो यही चीज़ बोलेगा कि आपको कंपनी के साथ, कंपनी से फाइनेंस लेने से पहले आपको देखना चाहिए था कि इसकी पावर है क्या लोन देने की. मैं बोलूँ मैं कैसे देखूँ, मुझे तो बताया नहीं किसी ने. तो बोले एमओए, कंपनी की लीगल बुक, मतलब कंपनी का सारी मेमोरेंडम है, उससे ज़्यादा वो काम कर ही नहीं सकता. उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, आपको उसमें देखना चाहिए. बोले तो मेरे को पता ही नहीं. कोर्ट ने बोला तो आपके पैसे भी गए, मेरे को सारे रुपए देने पड़ेंगे, बिकॉज ये अल्ट्रा वायरस हो गई चीज़. ये ध्यान मुझे रखना है कि कंपनी क्या डील कर सकती है. कंपनी को इतने पता ही नहीं है, चेते ही नहीं है, वो तो सस्ता नशा करके भूली हुई है. लेकिन मैं थर्ड पार्टी हूँ, मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा कि जिससे मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ उसकी औकात कितनी है. इसका एक केस है बहुत फेमस है, अशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची. ये हम एक बार समझते हैं इसका, फिर हम पूरा पढ़ेंगे. एक एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड है और ये है रिची रिच. हमने बचपन में कार्टून में देखा ही है. अब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है हम देखेंगे. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी है एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक सेल और लैंड ऑन हायर railway carriages and wagons, to carry on the business of mechanical engineers and general conductors, to purchase, lease, sell and work mines, to purchase and sell as merchants or agents, coal, timber, metal etc. मतलब ये आयरन के रिलेटेड काम होता है. जो वेगन्स, जो ट्रेन के डब्बे होते हैं, इसका मेन काम वही होता है, उसको बनाना, उसको बेचना, उसको हायर पे देना या हायर पे लेना. मैकेनिकल इंजीनियर एंड जनरल कंडक्टर जो उसमें लगते हैं, मतलब जो वेगन्स होती है, जो बोगी होती है हम बोलते हैं ट्रेन की, जिसमें हम सफ़र करते हैं, वो बोगी उसमें जो जो मतलब पार्ट्स वगैरह लगते हैं अप्रोक्सीमेटली उसका काम होता है. द डायरेक्टर्स एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द डिफिडेंट रिची फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेलवे लाइन इन अ फॉरेन कंट्री. यहाँ पे क्या बात आ रही है, फाइनेंसिंग के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया. आगे देखते हैं. एंड द कंपनी सब्सिक्वेंटली purported to rectify the act of the directors by passing a special resolution at the general meeting. हमने देखा था कि अगर डायरेक्टर को हमने 100 करोड़ रुपए की लिमिट दे रखी, उसने कर लिया 120 का, तो शेयर होल्डर बाय स्पेशल रिजोल्यूशन वो लिमिट 100 से 120 कर सकती है. वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे रेटिफाई कर सकती है, मतलब मेंबर बोल सकते हैं कि हम रेडी है. ये होता है डायरेक्टर को जो अल्ट्रा वायरस करता है. बट यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के आगे काम किया, ऑब्जेक्टिव कंपनी का था उससे ऊपर काम किया. तो यहाँ पे शेयर होल्डर सबके सब मिलके भी हाँ नहीं बोल सकते. द कंपनी हावेवर रेपुडिएटेड द कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया. ये हम देखते हैं कि जो ये थी कंपनी, ये था रिची रिच, बहुत पैसा है बट दिक्कत होना है, तो भी इसने फाइनेंस लिया. इसे खुद के बलबूते पे कुछ करना था, ये दावा भी उल्टा पड़ गया इसके ऊपर, तो कंपनी ने कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट. अब रिची रिच ने क्या करा कि उसके ऊपर केस फाइल कर दिया. इसके बाद रोबोट तो थी, उसको वकील बना दिया और केस फाइल कर दिया. However, it was held by the court that the contract was null and void, as the contract of financing by the company is beyond its article and is ultra virus, and ultra virus contract can never be binding on company. कोर्ट ने क्या बोला कि कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि जो फाइनेंस का कॉन्ट्रैक्ट था ये आर्टिकल्स में जो ऑब्जेक्टिव क्लोज होता है उसके उसमें था ही नहीं. ये कंपनी ने अपने ऊपर काम किया, जो उसकी औकात थी उससे ज़्यादा काम किया, तो ये अल्ट्रा वायरस है.
और जो अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट है जो कंपनी के ऊपर कभी बाइंडिंग नहीं होता, कंपनी किसी भी चीज़ में फंसती नहीं उस चीज़ में। तो जो रिची रिच है उसको पैसे देने पड़ेंगे पापा से लेके, लेकिन वो देगा नहीं तो सारी संपत्ति जो रोबोट थी उसकी वो ले ली जाएगी। अब जो अल्ट्रा वायरस एक्ट है उसे कुछ वो ट्रीटेड होते, मतलब उसे कुछ तरीके होते हैं कि हम उसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। When an act is performed which though legal in itself is not authorized by the object clause of the memorandum, it is said to be ultra vires a company and hence null and void। कि जो ऑब्जेक्ट क्लोज है, मेरा ऑब्जेक्ट है कि मैं सड़क बनाऊंगा, सड़क के बनाने के लिए मैं किसी को पैसे दे सकता हूँ बट सड़क बनने के बाद या इन पार्ट जैसे जैसे बनता जाएगा, बट मैं किसी को लोन नहीं दे सकता पहले कि आप लोन लो मस्त सड़क बनाओ, क्योंकि वो मेरा है ही नहीं, मेरा ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर है ही नहीं कि मैं किसी को लोन दे सकूं। तो वो नल एंड वॉइड है, इससे हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते शेयर होल्डर्स मिलके। बट इसका दूसरा तरीका है, मैं आपको सारे पॉइंट के बाद में बताऊंगा। एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस द कंपनी कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन इफ एनोनिमस कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर। मतलब जो ऊपर वाला पॉइंट था ये पॉइंट एक ही है कि जो अल्ट्रा वायरस है जो कंपनी रेटिफाई नहीं कर सकती इस चीज़ को, शेयर होल्डर एक एक शेयर होल्डर हाँ भर दे हम आपके साथ है, हम आपके साथ है, लेकिन फिर भी ये चीज़ रेटिफाई नहीं हो सकती क्योंकि गलत है। एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वाइज द डायरेक्टर के औकात से बाहर है लेकिन कंपनी के औकात के अंदर है, तो शेयर होल्डर जो कंपनी के मालिक है वो सब मिलके एक रेजोल्यूशन पास करके रेटिफाइड कर सकते हैं। अगर आर्टिकल्स के अल्ट्रा वायरस है तो रेटिफाई हो सकता है अल्टरिंग द आर्टिकल्स by a special resolution at a general meeting. However, the disadvantage of this doctrine outweighs its main advantage। जो disadvantage है उसने advantage को हरा ही दिया। जिस advantage के लिए डॉक्ट्राइन बना था कि कंपनी के ऊपर कुछ गलत ना हो, कंपनी ने अपने औकात से बाहर काम करती है तो कंपनी को कोई पैसे नहीं मांगने वाला, ऐसा कुछ रूल बनाया था। बट इसका डिसएडवांटेज इतना सारा हो गया कि एडवांटेज है वो कहीं चला गया, कुछ उसकी वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि एडवांटेज था प्रोटेक्शन टू शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर्स का, ऑल्दो इट मे बी यूजफुल टू मेंबर्स इन रेस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज ऑफ द डायरेक्टर, इट इज only a nuisance insofar as it prevents the company from changing its activities in a direction which is agreed by all. Again, the purpose of doctrine of ultra virus has been defeated, as now the object clause can be easily be altered by passing just a special resolution of the member। मैंने आपको बोला था ऊपर कि इसका मैं आपको वापस बताऊंगा, इसका कोई सेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लोज जो होता है कंपनी का, अब एक स्पेशल रिजोल्यूशन देके भी हम उसमें चेंज कर सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है फाइनेंस देने का, लेकिन मीटिंग बुलाओ, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो, सब रेडी है, वैसे भी रेजोल्यूशन पास करो, हमारा ऑब्जेक्ट में डाल दो कि हम लोन दे सकते हैं। इस डॉक्ट्राइन का जो एक इम्पोर्टेंस था वो ख़त्म ही हो गया, क्योंकि ये था कि जो डायरेक्टर्स है उन्हें एक लिमिट में रखने का। क्यों? पैसे लगे हुए मेंबर्स के, डायरेक्टर तो मनमानी कर देंगे, आज इसको लोन दिया कल उसको दिया, एक लिमिट में रखना पड़ेगा। बच्चे को प्यार करो लेकिन उसे लिमिट में रखो, वो चीज़ यहाँ पे थी। बट अब डायरेक्टर ने कुछ चीज़ करी वो उसकी औकात से बाहर है, बट मेंबर्स ने क्या करा, उन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया और उसे हाँ भर दी। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये और अल्ट्रा वायरस एक मान लीजिए एक कनेक्टेड है। कैसे? इस केस के अंदर जो हमने अभी पॉइंट देखा था, आशब्रे रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचीज का, इसमें क्या था, इसने इसका जो ऑब्जेक्ट था वो फाइनेंस का था ही नहीं, एंड इसने फिर भी ये फाइनेंस का काम करा, ठीक है। अब रिचीज जो है ये बड़े स्कूल में पढ़ा हुआ, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हुआ है, पैसे वाला है, बट इसने इसका MOA चेक नहीं करा कि उसको पहला काम मिल रहा था तो ये रेडी ले रहा था कि भाई मेरे को काम करना ही है, मेरे को अच्छे से काम मिल रहा है। तो इसने क्या करा, इसने पढ़ा ही नहीं इसका MOA, उसमें लिखा हुआ है कि ये काम ये कर सकता है, उसमें फाइनेंस का काम ही नहीं था। तो इसकी रीचे की गलती है कि उसको MOA देखना चाहिए था। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस यही बोलता है कि आपको जब डॉक्यूमेंट प्रोवाइड है, आपको पता है कि जो कंपनी है
आप थर्ड पर्सन हो, कंपनी को नहीं पता कि उसकी औकात कितनी है, लेकिन आप थर्ड पार्टी हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप जिससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसकी औकात कितनी है। The memorandum of articles of association of every company are registered with the ROC. The office of a registrar is a public office, and consequently the MOA and article become public documents. They are open and accessible to all. It is therefore the duty of every person dealing with a company to inspect its public documents and make sure that his contract he is conformity with the provisions. But whether a person actually reads them or not, he is to be in same position as if he had read them. He'll be presumed to know the contents of this document, that is, power of company director and officers. This kind of presumed implied notice is called constructive notice. For example, शादी करते हैं, हिंदू रिवाज में शादी करते हैं तो पंडित जी बहुत कुछ बोलते हैं कि ये कसम खाओ, वो कसम खाओ, शादी करते टाइम ये वचन दो, वो वचन दो। अब उस समय शादी की चकाचौंध के अंदर हम एक दूसरे को देखते रहते हैं, हम देखते ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। हम हाँ में हाँ मिलाते हैं, हाँ 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 हाँ। अब शादी हो गई, अब कोई वचनदार टूट गया, सामने वाली पार्टी तो बोले आपने वचन दिया था शादी के टाइम, बोले मैं तो पता नहीं, मैंने हाँ भर दी थी लेकिन मैंने देखा नहीं। तो उस समय यह बोला जाएगा कि आपको पता हो कि नहीं हो, लेकिन आपने हाँ भरी तो आपको वचन निभाना पड़ेगा। तो यही चीजें बोल रहा है कि जो एमओ है, इन आर्टिकल जो कंपनी का है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसे कोई भी देख सकता है, कोई भी एक्सेसिबल कर सकता है, मतलब कोई भी देख सकता है, कोई भी समझ सकता है। तो ये ड्यूटी है, जो थर्ड पार्टी है जो कंपनी के साथ डीलिंग कर रही है उसकी ड्यूटी है कि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करे और देखे कि वो जो प्रोविजन है कंपनी के उसके साथ में ही कॉन्टेक्ट हो रहा है, उसकी लिमिट में ही कॉन्टेक्ट हो रहा है। बट अगर आप देखते हो कि नहीं देखते हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो यही मानेंगे कि हमने आपको प्रोवाइड किया था। अब आपने आपकी नेग्लिजेंस, आपकी लापरवाही की वजह से ये नहीं देखा तो ये आपकी प्रॉब्लम है। और ये भी माना जाएगा कि आपने देखा है, आपने उसे पढ़ा है, बट आपने उसको समझा किस वे में वो हमको मतलब नहीं है। उसका मतलब जो नॉर्मल वे में जो समझा जाएगा वही माना जाएगा। आपने कुछ भी समझ लिया हो उसका कोई मतलब नहीं है। Another effect of this rule is that a person dealing with the company is taken not only to have read this document but to have understood them according to their proper meaning. He is presumed to be understood not merely the company's power but also thus of its officer. यही वही है कि प्रॉपर मीनिंग जो है उसी के हिसाब से समझना चाहिए। आप कुछ और समझते हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है, उसमें कंपनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। Thus, if a person enters into a contract which is beyond the power of a company as defined in the memorandum or outside the authority of directors as per the memorandum of article, he cannot acquire any right under the contract against the company. इसका ये चीज यही बता रहा है कि पीपल डीलिंग विद कंपनी शुड नो द पावर्स एंड लिमिट ऑफ कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर। जो पीपल है जो कंपनी के साथ डील कर रहे हैं उन्हें कंपनी की औकात और उसकी शक्ति पता होनी चाहिए। ये दो डॉक्ट्राइन थे, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स एंड डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये कंपनी के फेवर में है, ये कंपनी का साइड लेते हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कंपनी सेट। लेकिन जो थर्ड पार्टी है उसके ऊपर दया करके एक छोटा सा उसको डॉक्ट्राइन दे दिया कि ये डॉक्ट्राइन आपके लिए, लेकिन उसमें भी हमने एक्सेप्शन डाल दी। इधर कोई एक्सेप्शन नहीं है, उधर हमने एक्सेप्शन डाल दिए। वो क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। कंपनी के भीतरी गतिविधियों का प्रबंधन, कंपनी के अंदर जो काम हो रहा है, जो मैनेजमेंट चल रहा है, अब वो अंदर हो रहा है, दरवाजा क्लोज। अब कुछ दिख रहा है? मेरे को तो नहीं दिख रहा। मतलब कौन जानता है कि बंद दरवाजे के पीछे क्या हुआ, कैसे हुआ, किसको पता? हमें तो वही बताया जाएगा, हम तो वही मानेंगे, हमें वही जानकारी मिलेगी जो आप दरवाजे के बाहर आके बताओगे। दरवाजे के बाहर आके आप जो बताओगे कि दरवाजे के अंदर क्या हुआ, हम वही मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये देख रहे, ये बीओडी की मीटिंग हो रही है, ये बीओडी की मीटिंग है, ये मस्त मीटिंग कर रहे हैं अंदर, ये दरवाजा है, मैं बैठा हूँ बाहर देख रहा हूँ कब आएंगे।
3 घंटे होंगे, अंदर पता चला लंच ही चल रहा है। अब मेरे को कोई नॉलेज नहीं है कि अंदर क्या मीटिंग हो रही है, मेरे फेवर में हो रही है, मेरे लिए हो रही है, कुछ भी हो रही है। जब उनमें से एक बंदा बाहर आएगा, कोई पर्सन बाहर आएगा और मेरे को बताएगा, तब मुझे पता चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है। अगर मैंने वहाँ पे कोई चिप लगा नहीं रखी या वॉइस का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा रखा कि मेरे को सब आवाज़ें सुनाई दे रही है, या मैं खिड़की के बाहर जाके ऐसे देख नहीं रहा, नॉर्मली मुझे पता कैसे चलेगा कि बंद दरवाजे के अंदर क्या हो रहा है। ये वही चीज़ बोल रहा है कि थर्ड पर्सन है जो कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट कर रहा है, उसे जो दिखाया जाएगा वो वही मानेगा। लेकिन अगर उसे पता है अंदर क्या हो रहा है फिर भी वो नहीं मान रहा, तो वो अलग मैटर है। तो हम पढ़ते हैं इसका। द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज अपोज्ड ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। Doctrine of constructive notice implies that outsiders are deemed to have notice of the internal affairs of the company. If an act is authorized by the AO, articles or MOA, an outsider is entitled to assume that all the details, formalities for doing that act has been observed. This can be explained with help of a landmark as the Royal British Bank versus Turkant. अब जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, इसको बोलते हैं टर्कवंड रूल के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कंपनी की औकात कितनी है। इंडोर मैनेजमेंट उसका उल्टा है। वो क्या बोलते हैं, कंपनी के अंदर जो हो रहा है, कंपनी के अंदर जो हो रहा है, अगर वो आपको पता नहीं चलने वाला जब तक वो बाहर आके आपको डिस्क्लोज नहीं करते। अब सपोज एमओ है और जो एओ है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स को अलाउ है कि वो 100 करोड़ तक के रुपए ले सकता है, लोन ले सकता है। डायरेक्टर्स को अलाउ है, एमओए में दिखा हुआ है। अब ऐसा कुछ हुआ कि डायरेक्टर्स पे से मेंबर्स को भरोसा ही उठ गया कि भैया तो चोर निकम्मा आदमी है, पर अभी कोई सब बिजी है, सबके 20-20 डायरेक्टरशिप कंप्लीट हो रखी है, तो कोई आ नहीं रहा, तो हमको इसको ही लेने दो। पर हमने लिमिट लगा दी कि 10 करोड़ से ज़्यादा ले नहीं सकता। अब स्पेशल रिजोल्यूशन है, हमने कंपनी को आरओसी को भी नहीं बताया, एंड इन बिटवीन डायरेक्टर से उसने मुझसे पेमेंट ले लिया, उससे लोन ले लिया। मेरे पास बहुत पैसा है, मतलब बहुत ही, तो उन्होंने मेरे से लोन ले लिया, मैंने दे दिया 50 करोड़ का लोन। अब मैं गया मांगने, तो भैया डायरेक्टर तो मना करते कि हमारे को 10 करोड़ की लिमिट थी, हम उससे ज़्यादा आपने मुझे दे दिया, क्या करें। अब मैंने 50 करोड़ दिए, इन्होंने 50 करोड़ लिए, इन्होंने 50 करोड़ बिजनेस के लिए यूज़ करे, तो उन्हें मुझे वापस देना पड़ेगा। उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि एमओए में लिखा हुआ है कि वो 100 करोड़ तक का यूज़ कर सकते हैं। एमओए में लिखा हुआ है कि वो 100 करोड़ रुपए मुझे लोन ले सकता है। आपको उसके अंदर चेंज करना चाहिए था, आपको पब्लिकली बताना चाहिए था, आपने नहीं बताया, ये आपका डिफ़ॉल्ट है, मुझे मेरे रुपए मिलने चाहिए। इसके रूल के 3 एक्सेप्शन है कि actual or constructive knowledge of irregularities. The rule doesn't protect any person when the person dealing with the company has noticed whether actual or constructive of the irregularities. Means कि मुझे बीओडी में 7 जन है, मैं एक बंदे को जानता हूँ, ठीक है, मैं एक पर्सन को जानता हूँ, उसने मुझे बता दिया था कि लिमिट डायरेक्टर्स की 10 करोड़ तक की है, बट मुझे लालच आ गया क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि वो 2% पर ब्याज पे लेंगे। 2% मतलब 24% होता है, एक साल में 50 करोड़ पे ब्याज आ जाएगा, 12 करोड़ सपोज, सही है, तो 12 करोड़ का ब्याज आ जाएगा। मेरे मन में आया लालच, लालच का लड्डू फूटा, मैंने दे दिया लोन कि अगर बाद में कुछ होगा तो मैं बोल दूंगा कि 100 करोड़ तक की लिमिट थी। अब वो डायरेक्टर सर जो थे, जो मेरे मिलने वाले थे, उन्होंने डबल चाल चल ली, उन्होंने रिकॉर्ड कर ली वीडियो हमारी, जो मुझे बता रहा है उसके बाद में मैं लोन दे रहा हूँ। अब इस केस के अंदर मुझे नॉलेज चाहिए एक्चुअल कि डायरेक्टर की औकात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लोन दिया, गलती मेरी है, मुझे कुछ नहीं मिलना। फिर सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटीज, लोन देने के टाइम डायरेक्टर ने मेरे को बोला कि आप आके चेक कर लो। उन्होंने मुझे ऑफर किया था कि आप आके दे दो, उन्होंने लेटर भेजा था, उन्होंने मेल किया था, तो उनके पास डॉक्यूमेंट है, उनके पास वो है, प्रूफ है, पर मैं लापरवाह। क्या, मैं उठता ही 12 बजे हूँ, 1 बजे खाना खाता हूँ, घूम के आता हूँ, सो जाता हूँ, मेरे पास टाइम तो ना देखने का। तो
लापरवाही मेरे पे भारी पड़ गई, तो ये एक्सेप्शन है कि आपकी लापरवाही की वजह से ये रूल आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर फोर्जरी मीन्स एक डायरेक्टर जो था मिलने वाला मेरा, उसने क्या करा, डायरेक्टर्स को पूरी लिमिट थी 100 करोड़ की, 100 करोड़ की पूरी लिमिट थी। अब उन्होंने क्या करा, डायरेक्टर ने क्या करा, साइन करवा ले सबके, खुद ने कर दिया। चाइना से आया हुआ था, खुद ने सारे साइन कर दिए। कॉपी मास्टर होते ही हर चीज़ के, चाइना वाले वैसे भी। तो उन्होंने कॉपी कर ली एक डायरेक्टर ने कि भैया हमारे बोर्ड का रिजोल्यूशन पास हुआ है, 60 डायरेक्टर रेडी है आपसे लोन लेने के 50 लाख का, ठीक है। उसमें ये लिख दिया था कि मेरे को उस डायरेक्टर के अकाउंट में जमा करना है, ठीक है। अब मेरे पास तो बोर्ड का रिजोल्यूशन की कॉपी भी है, मैंने प्रूफ भी है कि मैंने 50 करोड़ दिए, बट मैं मांगने कैसे जाऊँ, वो तो मना कर दिया, ये तो हमारे साइन है ही नहीं, हमारे मिनट बुक के अंदर इसका कोई है ही नहीं प्रूफ। अब ये एक्सेप्शन है कि जो फ्रॉड होता है ना, वो उसका कोई एनफोर्स नहीं कर सकते उसे। फ्रॉड हो गया, जिसने फ्रॉड करा उससे रुपये मांगो। जो डायरेक्टर है वो तो आउट ऑफ इंडिया, बहुत लोगों से सीख लिया उसने, पैसे लो गायब हो जाओ इंडिया से बाहर, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो तो ऐसे करके गायब हो गया। अब मैं कंपनी से रुपये नहीं ले सकता, मेरे को एनफोर्स कराना उसी डायरेक्टर से कराना है। जब वो भारत वापस आएगा, जैसे भी होगा, मैं तभी करा सकता हूँ। उसकी एसेट वगैरह के लिए वो अलग ही लॉ का है, सब कुछ रिकवरी वगैरह सब अलग लॉ का है। पर आपको ये समझना है कि कंपनी से हम कब कब पैसे वापस नहीं ले सकते, या कंपनी से कब कब हम एनफोर्स नहीं करा सकते, कंपनी पे कब बाइंडिंग नहीं होगा, कब, जब हमें नॉलेज है एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव सस्पेंशन ऑफ इरेगुलरिटी और फोर्जरी। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। आज हमने क्या देखा था, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड वेरियस डॉक्ट्रिन्स। आज के लिए सिर्फ इतना, आगे जो भी टॉपिक होंगे वो अपलोड कर दिए जाएंगे। और अगर आपको लगता है या आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेशल या स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, लॉ का, ऑडिट का और मे बी जीएसटी का, तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं।